हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए बिल्डिंग मटेरियल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हुए थे? पिछले क्लास में कंक्रीट पढ़े थे ना, कंक्रीट खत्म हुआ था। चलो, तो टिम्बर को आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो टिम्बर क्या होता है? सबसे पहले तो ये सवाल आए। देखो, ये पेड़ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया ऐसा। पेड़ से ही अपने को क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है। ठीक है, पेड़ से ही अपने को लकड़ी मिलता है। तो आम भाषा में हम लोग क्या बोल दिए? वुड बोल दिए। तो ये वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, वुड अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? ट्री से प्राप्त होता है। ठीक है, ट्री से वुड मिलता है। ठीक है, लेकिन जब इस वुड को हम लोग काम करने योग्य बना लेते हैं, ठीक है, यूज के लायक बना लेते हैं, ठीक है, सुटेबल बना लेते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज से या फिर किसी भी पर्पज से जब हम लोग वुड को यूज करने के लायक बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं। अब ये यूज करने के लायक या फिर यूज करने योग्य कैसे बनाया जाएगा? देखो, होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये ऐसा जो है अपने पास पेड़ है। इस पेड़ से हम लोग ट्रंक को काटते हैं। ठीक है, जो ट्रंक वाला भाग होता है, ये इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ट्री से काट के अलग करते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं? इंजीनियरिंग पर्पज से सुटेबल बनाते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, जब हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि टिम्बर कहाँ से मिलता है? पेड़ के कौन से भाग से? ट्रंक से। ठीक है, ये आगे समझ में। तो टिम्बर और वुड में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया ना? वुड जो होता है अपने को पेड़ से, जो पेड़ में जो लकड़ी है वो वुड है। ठीक है, लेकिन जब वुड को हम लोग काम करने के योग्य बना लिए तो वो टिम्बर है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब टाइप्स ऑफ टिम्बर के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, टिम्बर के टाइप्स देखते हैं। जब मैं टिम्बर की प्रकार की बात करूंगा और मैं उसको बांटता हूँ किस हिसाब से? पहला तो मैं उसको उसके ग्रोथ के हिसाब से बांट देता हूँ। ग्रोथ मतलब समझ में आता है ना? ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। तो ग्रोथ के हिसाब से जो टिम्बर होता है, मैं दो प्रकार से बोल सकता हूँ ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा अपने पास एक्सोजिनस, एक्सोजिनस। और दूसरा जो हो जाएगा एंडोजिनस, एंडोजिनस। एक्सोजिनस, एंडोजिनस बचपन में पढ़े होंगे। एक्सोजिनस ट्री वो होता है, देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेना। ये ट्री है, ट्री का मैं ट्रंक पार्ट को काट दिया। ठीक है, तो ये ऊपर से ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। ये दिख रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन है ये। अरे समझ, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना होता है ये जो आपका टिम्बर है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना होता है। वो लेयर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना कि सबसे बाहरी भाग तो हम लोग को जो दिखता है पेड़ का, ठीक है, ये जो भाग है उसमें बार्क दिखता है, छाल पेड़ का, है ना? वैसी और अंदर में अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एक्सोजिनस ट्री होते हैं ना, वो बाहर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं। बाहर की ओर मतलब बार्क वाले भाग में, मतलब कि जो जहां पर छाल होता है, छाल बढ़ता है उनका। ठीक है, तो बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं एक्सोजिनस ट्री। जबकि एंडोजिनस ट्री क्या होते हैं? बार्क के अंदर की ओर ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोनों, एज के साथ दोनों बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोजिनस जो ट्री होता है बाहर की ओर ग्रोथ करता है, एंडोजिनस ट्री अंदर की ओर करता है। बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे लिए, बस समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब और समझते हैं। एक्सोजिनस ट्री के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक्सोजिनस ट्री के जो एग्जाम्पल होंगे, सबसे पहली बात तो एक्सोजिनस को भी मैं दो भागों में बांट लेता हूँ। ठीक है, एक्सोजिनस को भी दो भागों में बांट लेता हूँ। एक होता है हमारे पास कोनीफेरस, कोनीफेरस।
और दूसरा जो हो जाएगा ड्रेसिडियोस। ड्रेसिडियोस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ड्रेसी, देख लेना, थोड़ा सा शायद गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्रेसिडियोस, एक मिनट, डी, डेसिडियोस, DECI, ठीक है, DECI, ठीक। ये हो गया आपका डेसिडियोस। अभी भी शायद गलत ही है, जो भी है देख लेना। जिसको अपन हिंदी में पर्णपाती वन बोलते हैं, पर्णपाती या फिर पतझड़ वन भी बोलते हैं, ये डेसिडिवस है। कोनीफेरस, शंकुधारी वृक्ष, कोनधारी या फिर शंकुधारी जो वृक्ष होता है वो कोनीफेरस होता है। कोनीफेरस जो होता है आपका ठंडे प्रदेशों में मिलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ भी आता है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपका, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, और आपका नीचे का हिस्सा तेलंगाना वगैरह हो गया, ठीक है, और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा हो गया इधर झारखंड हो गया, बिहार का निचला हिस्सा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत निचला हिस्सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और ऐसा करके हरियाणा, ये सब जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपके डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। तो ये सब चीज काम का नहीं है। सीधा हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। कोनीफेरस ठंडे प्रदेशों में मिलने वाले अगर मैं पेड़ की प्रजाति की बात करूं तो सुने होंगे चीड़, देवदार, ठीक है। तो पाइन हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, स्प्रूस, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? आपके कोनीफेरस ट्री। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ की प्रजातियां जो होती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, लाइट इन वेट होता है। समझ में आ रहा है? लाइट इन वेट होता है, लाइट इन कलर होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो होता है शेप, शेप नहीं पता होगा ना। शेप मतलब अभी समझ लो, दो चीज समझ लेना। सेप मतलब मॉइस्चर, और मॉइस्चर मतलब पेड़ का खाना, प्लांट का जो खाना है, ठीक है, वही उसी को सेप बोल रहे हैं, ठीक है। जो नरिशमेंट होता है, जो मॉइस्चर होता है पेड़ में, वही तो उनका खाना है, ठीक है, उसी को सेप बोल रहे हैं। तो सेप की मात्रा इस प्रकार की ट्री में ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा होगा तो क्या होगा? वही जो अभी बोला ना मैं, लाइट इन वेट होगा, लाइट इन कलर होगा, सॉफ्ट होगा, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। लिख लेना, सेप मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है, लाइट इन वेट होता है, लाइट इन वेट, लाइट इन कलर, ठीक है। और लिख लेना, लाइट इन वेट, लाइट इन कलर, स्ट्रेंथ लेस, ठीक है, ये सब। अब इधर आते हैं हम लोग डेसिडियस। अब डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री की प्रजातियां मिलती हैं? जान ही रहे होगे, साल, शीशम, चंदन, और उसके अलावा सागौन, तो वो सब आ जाएगा ना। साल हो गया, सागौन को टीक वुड बोलते हैं, टीक हो गया, ओक हो गया, बबूल हो गया, बबूल, शीशम, ठीक है, etc। तो ये सब क्या है? आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब डेसिडुअस ट्री है ना। तो ये सब जो होते हैं जस्ट इसके उल्टे, ठीक है। इनमें सेब की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे स्ट्रेंथ अच्छा खासा मिलता है, वेट भी ठीक रहता है, हार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले वुड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। यहाँ सॉफ्ट होते थे, ठीक है, बताया था ना, यहाँ सॉफ्ट, इधर हार्ड होते हैं। तो इंजरिंग पर्पज से जो यूजफुल रहता है वो डेसिडुअस ट्री रहता है। आया समझ में? इंजरिंग पर्पज से सबसे मोस्ट यूजफुल अगर ट्री की प्रजाति बोलेगा तो डेसिडुअस ट्री के फॉरेस्ट के अंतर्गत में आते हैं, ना कि कोनिफेरस। इतना समझ में आ गया? तो ये सब जो ट्री हैं वो क्या होते हैं? इंजरिंग पर्पज से मोस्ट यूजफुल रहता है। और खास करके जो टीक वुड होता है, टीक वुड, ठीक है, इनमें जो है ना डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनमें प्रिजर्वेशन की भी कम जरूरत पड़ती है। प्रिजर्वेशन मतलब समझ रहे हो ना, लकड़ी को भी बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टच वुड वगैरह लगाते हैं ना।
तो ये सब प्रिजर्वेशन की कम जरूरत पड़ती है टीक वुड में, ठीक है ना। सागौन में क्या होती है, प्रिजर्वेशन की कम जरूरत पड़ती है। तो क्या हार्ड वुड होता है, स्ट्रेंथ हाई होता है, स्ट्रेंथ हाई होता है, सेप कम होता है। सेप अभी मैं बताया ना, जो प्लांट्स के जो फूड है उसको अभी मैं सेप बोल दिया हूँ, ठीक है। और और है लेकिन मतलब का नहीं है, अभी वो भी नहीं पढ़े हो ना, बता देता हूँ एक बार। वो मतलब क्या नहीं पढ़े हो, ये देखो होता क्या है। मैं बोला था ना कि जो ट्रंक को ऊपर से देखो, ट्रंक मतलब समझ में आ गया। अगर मैं उस क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखूंगा तो बीच में मेरे को क्या मिलेगा, टीथ मिलता है, ठीक है। छोड़ो यार इसको, ठीक है। अभी तो आगे टॉपिक होगा ही, उसमें बताऊंगा ही, तो मेहनत करने का मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज समझ लेना, इसमें क्या होता है कि सेप वुड होता है, ठीक है ना। सेप वुड भी एक लेयर है स्ट्रक्चर का, ट्री स्ट्रक्चर का। उसमें बहुत सारे ना एनुलर रिंग पाए जाते हैं और मेडुलरी रे पाए जाते हैं, ठीक है। अभी बस मेडुलरी रे और एनुलर रिंग से ये समझ लो पाइप, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है खाने का, ठीक है ना। जो ट्री को जो खाना मिल रहा है उस खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, एनुलर रिंग और मेडुलरी रे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी रे और एनुलर रिंग होते हैं वो कोनीफेरस फॉरेस्ट में क्या होते हैं, एनुलर रिंग डिस्टिंक्ट होता है, लेकिन मेडुलरी रे जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया है ना, तो छोड़ो। अभी बस इतना याद रखो, ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। इसके अंतर्गत में क्या आता है, तो चीड़, देवदार, स्प्रूस वगैरह। इसके अंतर्गत में साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये सब। और उसके अलावा इसमें सेब ज्यादा होता है, इसमें सेब कम होता है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। लाइट इन वेट, लाइट इन कलर, और ये डार्क हो जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब वो डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट बताने का कोई मतलब है नहीं, बता भी दूंगा तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो अभी, है ना, ठीक है। अगर जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है कि इनमें जो एनुलर रिंग होता है, ठीक है, एनुलर रिंग वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन इसमें जो मेडुलरी रे होते हैं, ठीक है, मेडुलरी रेज जो होते हैं, ये सब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे मैं वो सब बताऊंगा, है ना। तो एनुलर रिंग जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, जबकि मेडुलरी रे इनडिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक या फिर कैसे भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते, सीधी बात, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये था आपका एक्सोजीनस ना, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस खत्म हो गया ना। अब एंडोजीनस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिम्बर पढ़ रहे हैं। टिम्बर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टाइप्स पढ़ रहे हैं टिम्बर के। एक एक्सोजीनस, सॉरी, टिम्बर के टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ट्री, ट्री के टाइप्स लिखना, टिम्बर के टाइप्स क्या होता है ना। तो ट्री के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सोजीनस होता है और एंडोजीनस ट्री होता है, ठीक है। एंडोजीनस को पढ़ ले, क्या क्या होता है समझ में आ गया ना, मतलब जो अंदर की ओर ग्रो करे, ठीक है ना, अंदर की ओर ग्रो करे बार्क से, वो एंडोजीनस हो गया। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बांस, ठीक है, बैम्बू, पाम, बनाना, केन, गन्ना। तो ये सब क्या होते हैं आपके, एंडोजिनस ट्री, है ना, ठीक है। अब ये कोई काम के नहीं होते, ठीक है ना। इंजीनियरिंग पर्पज से एकमात्र एक्सेप्शनल जो है बेम्बू, वो एंडोजिनस ट्री के कैटेगरी में काम का होता है, बाकी कोई काम का नहीं होता। जितने भी एंडोजिनस ट्री है उसमें कोई भी ट्री जो होते हैं काम के नहीं होते हैं, बेम्बू को छोड़ के। अब बेम्बू का क्या काम होता है वो भी याद रखना ना, सिर्फ एक ही काम होता है, इसका भी ज्यादा काम होता नहीं है, स्केप फोल्डिंग करने का, ठीक है ना। अभी स्केप फोल्डिंग क्या होता है, स्केप फोल्डिंग मतलब
जैसे कि आप लोग प्लास्टरिंग कर रहे हो या फिर ब्रिक वर्क कर रहे हो, हाइट में जब करते हैं कोई भी चीज तो अपन अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बांस का, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ के मिस्त्री काम करता है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब स्लैब ढलाई होना है, ठीक है ना, स्लैब के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, फॉर्म वर्क कर रहे हो, तो उसमें बेम्बू का यूज होता है, ठीक है। तो ये इसको रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब वो बांस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना उसको फंटी बोलते हैं, ठीक है। जब साइड में जाओगे ना तो मिस्त्री लोग, लेबर लोग फंटी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, आगे समझ में, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं। तीन प्रकार के होते हैं जो ट्रीज हैं, तीन प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब सीधा उसका कनेक्शन किससे होगा, एज से होगा, ठीक है ना, कितना वो सरवाइव कर पाएगा, ठीक है ना, कितने साल जी पाएगा, कितना उसका लाइफ है, वही तो होता है ना ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। अब देखो, एक हो सकता है आपका हाई ड्यूरेबल ट्री, ठीक है ना, हाई ड्यूरेबल। दूसरा मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट, मॉडरेट ड्यूरेबल, ठीक है। और तीसरा लो ड्यूरेबल। हो गया इजी। जो हाई ड्यूरेबल्स होते हैं वो, उनकी जो एज होती है, क्या बता रहा हूँ, एज 10 ईयर्स से भी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो मॉडरेट ड्यूरेबल ट्रीज होते हैं उनके 5 से 10 साल। आते जा रहे हैं, एकदम आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है टिम्बर, इसमें कुछ नहीं रखा है ना। और उसके बाद फिर लो ड्यूरेबल की अगर मैं बात करूं तो 5 से कम, ठीक, 5 साल से कम इनका एज होता है। अब इनमें क्या, बस इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये टाइप्स हो गया, टाइप्स हो गया। अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से दिमाग में घुसा के चलना, ठीक है। जो याद करने वाला चीज है उसको याद करते चलना, जो समझने वाला चीज है उसको समझते चलना है भैया। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, मैं टिम्बर का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मतलब जो ट्रंक काटे थे ना, ट्रंक या फिर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसको मैं यहाँ से काट दिया हूँ, ठीक है। और इसको ऊपर से देखूंगा कैसे दिखता है उसको देखना, ठीक है। ये हो गया, ये ये हो गया, ये बना लेते हैं। उसके बाद ये, और फिर ठीक है। ये है, ये बीच में जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं, पिथ या फिर मेड्यूला, ठीक है। पीथ या फिर मेडुला बोलते हैं। पहले किसको क्या बोलते हैं वही समझ लेते हैं। ये पीथ या फिर मेडुला, इसके बाहर, उसके मतलब उसको जो कवर कर रहा है जो लेयर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हार्ट। क्या बोल रहे हैं, हार्ट। ये हार्ट वुड हो गया, ठीक है। हार्ट वुड के बाद ये वाला जो लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेप वुड। ये क्या है आपका, सेप वुड। सेप वुड को जो, ये लेयर है सेप वुड के बाहर वाला, कैम्बियम लेयर, कैम्बियम, कैम्बियम लेयर हो गया। उसके बाहर वाला जो है बार्क है, एक एक्स्ट्रा बना दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेव वुड। फिर ये कैम्बियम लेयर, ये फिर इनर बार्क या आउटर बार्क, ठीक है। ये इनर बार्क हो जाएगा, इनर बार्क, बार्क मतलब छाल, और ये आउटर, आउटर बार्क। इतना तक समझ में आ गया। अब एक एक करके पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लिख भी लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है।
तो सबसे पहले हम लोग पीथ या फिर मेडुला में आते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा जैसे कि ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है। ये क्या काम करता है, इसमें जो होता है ना, लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, लिविंग सेल पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पाया जाता है। और उसके अलावा जब सेल्यूलोज पाया जाता है तो ये क्या करता है, प्लांट को ट्री बनाने का काम करता है। नहीं समझ में आया, मतलब मैच्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये पिथ पिथ या फिर मेडुला ही प्रोवाइड करता है। मतलब पहले प्लांट रहेगा ना, कोई भी ट्री पहले प्लांट रहेगा, फिर क्या बनेगा, ट्री बनेगा। तो प्लांट को ट्री बनाने में हेल्प या फिर मदद कौन करता है, ये पिथ ही करता है, पिथ या फिर मेडुला। इतना समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा चीज समझते हैं, पीथ या फिर मेडुला जो होता है, ठीक है, इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना यंग ट्री होगा, और समय के साथ एज जब बढ़ते जाएगा तो ये जो पीथ की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी। आया समझ में, साइज डिक्रीज होते जाएगा एज के साथ। इतना समझ में आ गया। बस यही तो लिखना है, साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा। क्या बोला मैं, पीथ या फिर मेडुला इनर मोस्ट पोर्शन होता है, लिखते जाना साथ ही साथ, इनर मोस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है। दूसरा क्या बोला मैं, दूसरा क्या बोला जल्दी से, इनर मोस्ट पोर्शन होता है। पीथ या फिर मेडुला में क्या होते हैं, लिविंग सेल पाए जाते हैं या फिर सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, लिविंग सेल पाए जाते हैं या फिर ब्रैकेट में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को ट्री बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, मतलब कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मैच्योरिटी, या फिर मैं क्या बोल दूं, इट कन्वर्ट, अपने शब्दों में लिख लो, मेरे को मन नहीं रहा, मतलब कि प्लांट को ट्री बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट टू ट्री, ऐसा टाइप का जो भी। अब उसके आगे का, अब उसके बाद मैं क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो पिथ या फिर मेडुला की साइज जब वो यंग रहता है तो बड़ी रहती है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाती है उसकी जो साइज है वो डिक्रीज होते जाती है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइज ऑफ पीथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, या फिर जैसे भी अपने वर्ड में, साइज ऑफ पीथ डिक्रीजेस एज इंक्रीजिंग द एज ऑफ ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका पीथ के बारे में, लिखते जाना। पीथ आ गया समझ में, बस यहाँ पीथ खत्म होता है। अब उसके बाद पीथ के ऊपर में अपने को कौन सा लेयर दिख रहा है, हार्ट हार्टवुड दिख रहा है ना। अब ये जो हार्टवुड होता है ना, अच्छा एक चीज और याद रखना, पीथ में जो होता है सेलुलोज पाया जाता है, सेप पाया जाता है, सेप मतलब नरिशमेंट भी पाया जाता है ना, नरिशमेंट पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है, इसमें मॉइस्चर भी पाया जाता है। इस चीज को याद रखना, लिख लेना एक पॉइंट और, कि इसमें जो होता है सेप भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट, मतलब सेप मतलब अभी क्या बोला, खाना। ठीक है, अभी और समझेंगे, अभी बस लिख लेना, एक पॉइंट और ऐड कर लेना। अब इधर देखता, हार्टवुड में, ठीक है, हार्टवुड क्या होता है, पहला तो जो दिख रहा है पीथ को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है ना, पीथ का आउटर पार्ट या फिर आउटर लेयर जो है वो क्या है, आपका हार्टवुड है। ठीक है, थोड़ा धीरे हो जा रहा है क्या, ठीक है, हार्टवुड है। ठीक है वैसे स्पीड तो, है ना, तो एक काम करते हैं, पढ़ते हैं और क्या करते हैं। देखो इधर हार्डवुड हो गया, ठीक है, हार्डवुड जो होता है वो क्या करता है, पीथ या फिर मेडुला को कवर करने का काम कर रहा है, उसका आउटर लेयर है। उसके अलावा आगे भी तो बोलो। ठीक है, ये जो होता है ना आपका, इसमें सेप नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, सेप नहीं होता है, जिसके कारण ये हार्ड होता है। पिछले बताया था ना मैं, सेप जब रहेगा तब वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर होगा, लेकिन जब सेप नहीं है या फिर बहुत कम है, ठीक है, हार्डवुड में सेप नहीं है या फिर कम है, जिसके कारण ये हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट भाग। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है
हमारे टिम्बर स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, हार्ड वुड ही होता है। हार्ड वुड हार्ड होता है, ठीक है, बहुत हार्ड, ठीक है। अब इधर देखना, हार्ड होता है तो इंजरिंग पर्पस से सबसे यूजफुल जो पोर्शन होगा वो यही होगा। इंजरिंग पर्पस से पूरे स्ट्रक्चर का जो सबसे यूजफुल पोर्शन होगा वो यही होगा, हार्डवुड ही होगा। खत्म, बस हार्डवुड में कुछ नहीं था। 2 पॉइंट तो लिखना है, एक जो होता है आउटर पार्ट होता है पीठ का, पीठ को कवर करके रखता है, इसमें कोई शेप नहीं प्रेजेंट है तो हार्ड होता है, हार्ड होता है तो इंजरिंग पर्पस से यूजफुल होता है। हो तो गया, ठीक है। नहीं, मिनिमम शेप पाया जाता है, मिनिमम शेप, ठीक है, बहुत कम। अब उसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका सेफ फूड। ये सेफ फूड है, यही खाना भरा रहता है मेन रूप से अगर देखा जाए तो। देखो, बनता यहाँ नहीं है ना, रहता यहाँ है, दोनों में अंतर है। जो सेफ की बात कर रहा हूँ ना, सेफ या फिर मॉइस्चर या फिर खाना, वो यही रहता है, बनता यहाँ नहीं है। वो कैसे बनता है, यहाँ कैसे पहुंचता है, वो मैं अभी बताऊंगा। अभी बस मैं क्या बोला, एक पॉइंट तो फिर से वही घिसा पीटा क्या हो जाएगा कि हार्डवुड को कवर कर रहे हैं, हार्डवुड का आउटर पार्ट क्या होता है, तो सेप वुड होता है। नाम से ही क्लियर है, सेप वुड, तो सेप पाया ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ना, सेप वुड में ही एनुलर रिंग, इसी में बता दूं क्या, उसको बताता हूँ अभी समझ लो। सेप वुड में आज सेप पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है, इसलिए लाइट इन कलर होता है, लाइट इन वेट होता है, वही सब चीज रिपीट हो जाएगा, लाइट इन कलर, लाइट इन वेट, सॉफ्ट होता है। अब देखो ये सेप यहाँ आता कैसे है, मैं बोला यहाँ बनता नहीं है, यहाँ बस रहता है, तो आता है कैम्बियम लेयर से, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला जो पोर्शन है या फिर लेयर है वो क्या है, कैम्बियम लेयर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर अगर बोला जाए स्ट्रक्चर में तो वो कैम्बियम लेयर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम लेयर को अगर हटा दूं मैं, ठीक है, या फिर मैं इस बार्क को हटा दूं, ठीक है, जो कैम्बियम लेयर के बाद आने वाले जो 2 बार्क हैं उसको हटा दूं, और ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कनेक्शन में जब कैम्बियम लेयर को ले आऊं, तो अब इस कैम्बियम लेयर में बाहर के इंसेक्ट का, इन्वायरमेंट का, फंगस का, दुनिया भर का अटैक होगा, और जिसके कारण कैम्बियम लेयर जब खत्म हो जाता है किसी भी कारणवश, तो पूरा ट्री ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसका काम क्या होता है, सुरक्षा कवच का काम करता है बार का, और कोई काम का नहीं होता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कैम्बियम है, क्योंकि इसी कैम्बियम लेयर में खाना बन रहा है या फिर खाना पहुंच रहा है जड़ों से। जड़ से जो खाना सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, दुनिया भर का जो जमीन से लेता है ना ट्री, ठीक है, वो यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कलेक्ट होने के बाद म्युनिसिपल कारपोरेशन का काम है। मतलब क्या है कि देखो, बहुत सारे पाइप ऐसे बिछे रहते हैं, है ना, ये सबको मिटा दूंगा मैं, जो एरो बना हुआ है। अभी देखना, ध्यान से देखना इसको, ये जो सेप वाला पोर्शन है ना, ये जो सेप सेप वुड है उसमें देखना, ऐसे करके क्या होते हैं, बहुत सारे मेडुलरी रे हैं। ये क्या है आपके, ऐसे ऐसे मेडुलरी रे होते हैं, ठीक है, जो पीठ तक जाते हैं, पीठ तक जा रहे हैं, पीठ तक कर लेना है ना, ऐसा। ये हो गया मेडुलरी रे। और उसके अलावा एनुलर रिंग भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एनुलर रिंग होते हैं, समझ में आया। इनका काम क्या होता है, यहाँ पर खाना बन रहा है, खाना आ रहा है कैम्बियम लेयर में, अब ये खाना इस पाइप, मतलब मेडुलरी रे के थ्रू अंदर जाते हैं, आगे समझ में। और कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल बहुत सारे बने हुए हैं जिनको एनुलर रिंग बोलते हैं, ये क्या है आपका, एनुलर रिंग है। और ये जो है आपका क्या है, मेड्यूलरी रेज। जो मेडुलरी रेज हैं
वो खाना को अंदर ले जा रहे हैं, जबकि एनुलर रिंग उसको फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या समझ लो, ये मेन पाइपलाइन है और ये उसका ब्रांच पाइपलाइन, खत्म बात, ठीक है। ये अंदर जा रहे हैं और एनुलर रिंग के साथ साथ फैल रहे हैं सब तरफ, बस खत्म हो गया। आगे समझ में, एनुलर रिंग, मेडुलरी रिंग, इनके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस एनुलर रिंग के बारे में एक एक लाइन लिख लेना। एनुलर रिंग की संख्या जो होती है ना, वो समय के साथ साथ बढ़ते जाती है, मतलब पेड़ का एज समय के साथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। एनुलर रिंग की संख्या भी समय के साथ बढ़ते जा रही है। कहने का मतलब ये है, कोई भी ट्री जितना ज्यादा एज का होगा उतने ज्यादा उसमें क्या पाए जाएंगे, एनुलर रिंग पाए जाएंगे। बस इस चीज को याद रखना, एनुलर रिंग ज्यादा तो एज भी ज्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि एनुलर रिंग से ही हम लोग किसी भी ट्री का एज पता करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि किसी भी ट्री का एज, ठीक है, किसके हेल्प से पहचाना जाता है, तो एनुलर रिंग के हेल्प से, ठीक है। और पीथ का क्या बताया था हमें, पीथ उल्टा होता है, एज के साथ छोटा होता है उसका साइज, जबकि एनुलर रिंग की संख्या समय के साथ मतलब एज के साथ बढ़ती है, ठीक है। इस चीज को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़े क्या, बढ़ना ही पड़ेगा, रुके थोड़ी ना होंगे। चलो, अब यहाँ पर से कैम्बियम लेयर के बारे में क्या बताना था मेरे को, जो बताया उतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेफ वुड को का आउटर लेयर है, यहीं पर खाना को गुजरा है, ठीक है, यहीं पर नरिशमेंट आ रहा है और फिर अंदर जा रहा है, ये कैम्बियम लेयर। बार्क के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी बता देगा कि बार्क जो होता है आउटर इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये इनर बार्क है, ये आउटर बार्क है, डबल सेफ्टी डबल लॉकर, ठीक है, हो गया, काम खत्म। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जो मैं शुरू में बताया था ना, सबसे शुरू, वुड और टिम्बर में क्या अंतर होता है, वुड को टिम्बर बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो नहीं बोल सकते, लेकिन आम आदमी जिनको नहीं पता है वो कभी वुड बोलेगा कभी टिम्बर बोलेगा, उसका जो मर्जी वो बोलेगा, ठीक है। टिम्बर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, वुड तो एकदम नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं टिम्बर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर मैं वुड को बोलूँ, तो वही चीज पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम आम आम लैंग्वेज में सोच के देखोगे तो सबसे पहले हम लोग कट नहीं करते हैं। सबसे पहले कट क्यों करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेड़ काटना है, ठीक है। किसी को भी जाके नहीं चला दो, होता क्या है कि अपने को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा ट्री चूज करेंगे जिसका एज प्रॉपर होना चाहिए, अभी बताऊंगा कितना एज होना चाहिए, कम से कम कितना एज होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अलग कौन से सीजन में काटना है, ठीक है, कौन से एरिया का कौन से सीजन में काटना है, ठीक है, और किस पोर्शन को काटना है, ये सब पहला चीज है, ठीक है ना। ये सब तो पहले जानोगे ना, उसके बाद ही तो आप लोग काटने लग जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं सबसे पहला स्टेप, फॉलिंग ऑफ ट्री, फॉलिंग ऑफ ट्री, ठीक है। तो इस फॉलिंग ऑफ ट्री में सिर्फ फॉलिंग ऑफ ट्री नहीं है, बहुत सारी चीजों को जान के चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या करोगे, कोई भी प्लांट से अभी अभी ट्री बना है उसको नहीं काट देना है, उसका एज कितना होना चाहिए, 50 साल कम से कम, मिनिमम एज जो होना चाहिए ट्री का वो होना चाहिए 50 साल, ठीक है। दूसरा चीज देखोगे, अब 50 साल का तो है, अब दूसरा चीज देखोगे, अगर वो ट्री प्लेन एरिया में है, मैदानी भाग में है, तो उसकी कटाई हम लोग कब करेंगे, विंटर सीजन में, ठीक है। और जब वही
ट्री अगर मैं हिली एरिया का काट रहा हूँ, तो हिली एरिया में कौन से सीजन में काटेंगे हम लोग? समर में। ठीक है, अब ये भी हो गया, पता चल गया। अब देखो, बाकी एक चीज तो मैं बता चुका हूँ, जब ट्री को हम लोग काटते हैं तो उसके ट्रंक पोर्शन को काटते हैं, ट्रंक। ठीक है, और ये जो होता है ट्रंक हाइट जो होता है आपका, ये जो उसका जड़ होता है ना, मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़े हाइट में होता है। ठीक है, 1-2 फीट हाइट, 2 फीट हाइट मान के चलो। और उसके बाद ट्रंक पोर्शन को हम लोग काटते हैं। ठीक है, अब ये ट्रंक पोर्शन का कितना होगा वो सब तो डिसाइडेड नहीं है। जैसे कि आपका अगर शंकुधारी वृक्ष है जो लंबे लंबे होते हैं, ऐसे पतले और लंबे, तो इनका जनरली क्या किया जाता है, इनका जो लंबे वृक्ष हैं उनके आधा हाइट तक काटते हैं। मतलब ये आधा हाइट तक क्या करते हैं हम लोग, उसको ट्रंक हाइट मानते हैं। वैसे अलग अलग ट्री का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना ट्रंक पोर्शन को काटते हैं हम लोग। अब फॉलिंग ऑफ ट्री हो गया इस प्रकार से। ठीक, फॉलिंग ऑफ ट्री तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं, फॉलिंग कर लिए, अब उसका सीजनिंग करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ अभी मैं। सीजनिंग क्या होता है पूछता है। सीजनिंग ऑफ ट्री को पहले तो आम बोलचाल भाषा में क्या है वो, सीजनिंग मतलब जो पेड़ में सेप है, सेप अभी पढ़ चुके हैं ना, जो पेड़ में प्रेजेंट जो सेप है या फिर जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना। ठीक है, उसको रिमूव करना ही सीजनिंग है। अब ये रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये इतना जरूरी क्यों है सीजनिंग? बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। देखो, सीजनिंग अगर नहीं करोगे, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा, अगर उसको फ्यूल के पर्पस में यूज करना है उस टिम्बर को, तो नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज, अगर सीजनिंग है तो सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ कम रहेगा, इंजीनियरिंग पर्पस से यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हमको सीजनिंग तो करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, एक और इम्पोर्टेंट रीजन बता सकता हूँ कि सीजनिंग अगर नहीं करोगे, अगर उसमें मॉइस्चर है तो फंगस अटैक होगा। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट से अटैक होगा इंसेक्ट्स वगैरह का, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, टिम्बर खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजों के कारण सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेड़ की ड्यूरेबिलिटी मतलब टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो सीजनिंग इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप में आ जाए, सीजनिंग को पढ़ते हैं। तो सीजनिंग में क्या करते हैं, रिमूव सेप। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो रिमूव सेप, टू रिमूव सेप, बस। अब देखो, शुरुआत में जब पेड़ रहता है, पेड़ से जब हम लोग काट रहे हैं ट्रंक वाले भाग को, तो उसमें जो प्रेजेंट मॉइस्चर होता है 50%। सीजनिंग में अपन जब उसको रिमूव करते हैं तो याद रखना 10 से 12% हो जाता है। पूरा रिमूव तो नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जरूरत भी होता है। ठीक है, तो 10 से 12% तक हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक है, सीजनिंग प्रोसेस में ऐसा पूछता है कि सेब कितना अ, तक होता है। ठीक है, सीजनिंग प्रोसेस में हम लोग 10 से 12% तक ले आते हैं लेवल को, 50 से। ठीक है, ये थ्योरेटिकल लेवल है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली में क्या है, अभी क्या बोला मैं, इतना रखते हैं ऐसा नहीं है। एक्चुअली में 100% रिमूव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, उसको समझ लो। तो इसलिए प्रैक्टिकल जो लिमिट होता है ना, वैसे तो अपन यहाँ तक भी रिमूव करना बहुत क्या है, मुश्किल वाला काम है। प्रैक्टिकल जो लिमिट होता है ना, प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ तक रिमूव कर पाते हैं, 15%। सीजनिंग प्रोसेस का जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो 15% है, जबकि थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं 10 से 12%। ठीक है, बस इतना ही है प्रैक्टिकल लिमिट। हो गया, ज्यादा मत सोचना कि 10 से 12% तक ही कर पाते हैं, इससे कम नहीं। इसका कारण ये है कि स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है उसको हम लोग किसी भी हालत में रिमूव नहीं कर पा रहे। जैसे अभी पढ़े थे ना सॉइल में, ये स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बता बता देता हूँ, तरस आ जाता है मेरे को। अरे कुछ है जैसे कि आपका कंकड़ पत्थर है। ठीक है,
ठीक है, उसको जब मैं पानी में डुबा दिया, पानी से निकाला, ठीक है, कुछ पानी तो तुरंत चला गया, वो कैपिलरी वाटर था, ठीक है, या ग्रेविटी वाटर था, कुछ पानी अभी भी चिपका हुआ है, ठीक है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। ऐसी करके बहुत सारे वाटर होते हैं, और एक होता है स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर मतलब वो जो पत्थर है या फिर जो कंकड़ पत्थर है उसके अंदर वाला जो वाटर है, मतलब वो तभी रिमूव होगा वो वाटर जब तक वो जल ना जाए, ठीक है, जब तक वो जल ना जाए, जब तक उसको, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट में ही उसका वाटर जाएगा उससे बाहर। तो वैसी लकड़ी का ही है। लकड़ी में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल वाटर होते हैं जो तभी रिमूव हो सकते हैं जब लकड़ी को आप लोग क्या करोगे, मेल्ट करोगे या फिर जलाओगे। आगे समझ में? बस, और कुछ नहीं था। तो स्ट्रक्चरल वाटर जो होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते, इसलिए 10 से 12% प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल लिमिट होता है, प्रैक्टिकल लिमिट 15% होता है। आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया ना, समझ में आ गया? अच्छा, अभी शेप में तो बहुत सारे चीज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सीजनिंग में। अब सीजनिंग का प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, बता देता हूँ कि फॉलिंग ऑफ ट्री होता है, फिर सीजनिंग होता है। सीजनिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ड्रेसिंग होता है क्या? ड्रेसिंग सबसे लास्ट होता है। इधर होता है आपका कटिंग। कटिंग को क्या बोलूं? अरे, कटिंग या फिर सॉविंग ना, सॉविंग होता है। सॉविंग के बाद फिर प्रिजर्वेशन होता है। कटिंग इसी में होता है, सॉविंग में। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री होता है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब समझ गए आप? उसको और ड्यूरेबल बनाने के लिए बाहरी परत या फिर जो भी होता होगा वो मैं बताऊंगा, प्रिजर्वेशन करने का क्या क्या तरीका है। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले फॉलिंग ऑफ ट्री होगा, फिर सीजनिंग ऑफ ट्री होगा, फिर कन्वर्जन ऑफ ट्री होगा। ठीक है, सॉविंग को ही, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ ट्री। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्री या फिर सॉविंग, और उसके बाद फिर प्रिजर्वेशन, सबसे लास्ट प्रोसेस है टिम्बर बनाने का। तो एक एक करके देखते हैं। फॉलिंग ऑफ ट्री खत्म हो गया, ठीक है। सीजनिंग क्या होता है बता दिया। अब सीजनिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब सीजनिंग करते कैसे हैं, सीजनिंग का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग करने का, अरे यार आज तो बहुत जल्दी टाइम हो रहा है। सीजनिंग करने का जो होता है ना, अपने पास दो तरीका है, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है? एक हो गया अपने पास आर्टिफिशियल तरीका, और एक जो होता है अपने पास, आर्टिफिशियल को उल्टा क्या बोलेंगे यार? आर्टिफिशियल को उल्टा नेचुरल होता है ना, इतना नहीं बता सके। आर्टिफिशियल, ये क्या हो गया आपका? नेचुरल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल के अंतर्गत में क्या क्या हो सकता है आपका? बॉइलिंग होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंतर्गत में बॉइलिंग होता है। उसके अलावा किल्न हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे पहले लिख लो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग होता है, बॉइलिंग के द्वारा सीजनिंग हो सकता है, किल्न यानी भट्टी के द्वारा सीजनिंग करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, या फिर केमिकल सॉल्ट, या फिर केमिकल सीजनिंग, ऐसा लिख लो, केमिकल सीजनिंग करते हैं। नेचुरल में एयर, दूसरा पानी, इन दो चीजों के द्वारा सीजनिंग किया। तो ये सीजनिंग की प्रोसेस है यार, बहुत सारे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक एक करके। देखो, वन लाइनर बता देता हूँ, काहे के लिए वन लाइनर, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, बॉइलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, लेकिन लिखते भी जाना यार साथ में, है ना। बॉइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, उसको पानी में डाल रहे होंगे, पानी को बॉईल कर देते हैं, और पानी में क्या डाल रहे हैं अपन? जिसमें टिम्बर का सीजनिंग करना, उस टिम्बर को डाल दी। नहीं समझ आया? ठीक है, आ गया होगा। देखो, बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग अगर मैं टिम्बर का कर रहा हूँ तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सीजनिंग कैसे होगा, होता कैसे है, मैं बता रहा हूँ। तो
जो सेप होता है ना, जो सेप प्रेजेंट है टिम्बर में, वो सेप बाहर निकल जाता है और उस सेप का स्थान या फिर सेप को रिप्लेस कर देता है पानी। आया समझ में? बॉइलिंग करने से सेप बाहर निकल जाता है और सेप को रिप्लेस कर देता है पानी। तो अब उस टिम्बर में पानी है, ना कि सेप। ठीक है, मॉइस्चर अभी भी है, लेकिन वो मॉइस्चर किसका है? वाटर का मॉइस्चर है, ना कि सेप का। ठीक है। अब होता क्या है कि वाटर को इजिली इवेपोरेट किया जा सकता है, जबकि सेप को नहीं किया जा सकता इजिली इवेपोरेट। अब क्या करते हैं, बॉइलिंग करने के बाद अब जो टिम्बर मिला उसको नॉर्मली सूखने छोड़ देते हैं धूप में। ठीक है। अब वो सूख जाता है, पानी क्योंकि इजिली इवेपोरेट हो जाता है, सबको पता है। तो इस प्रकार से सेप रिमूव हो गया। ठीक है, बॉइलिंग से। अब देखते हैं, समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान है यार ये। ठीक है ना? इसको लिखा दूं क्या? ठीक है। बॉइलिंग इज द प्रोसेस वी इन विच वी डीप आवर टिम्बर अंडर बॉइल्ड वाटर। ठीक है, बस यही तो था, और कुछ है ही नहीं। उसके बाद फिर क्या हो जाता है सेकेंड स्टेप में? इतना करने के बाद देन 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 सेप रिप्लेस्ड बाई वाटर। ठीक है, इन टिम्बर स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं इलेक्ट्रिकल। लिख लोगे यार, मेरे को यकीन है अपने से। बस बॉइलिंग समझ लिए ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या होता है, समझना ध्यान से, कुछ चीज नहीं है। बस जो समझ रहे हो वही है। क्या समझ रहे हो? आप बिजली दे रहे होंगे। ठीक है, टिम्बर के दोनों पोर्शन में प्लस माइनस करके क्या कर दिया अपन, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि लकड़ी जो है बहुत मतलब बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण सेप क्या हो जाता है, सूख जाएगा। इवोपरेट बहुत फास्ट रेट से हो जाएगा जब बिजली देंगे तो लकड़ी में। नहीं समझ आया? होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो सीजनिंग कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है ना? फास्टेस्ट या फिर क्विकेस्ट मेथड होता है ये सीजनिंग का। अब क्विकेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा होगा। तो ये अनइकोनॉमिकल है, लेकिन क्विकेस्ट। खत्म हो गया ना? इतना भी लिख लोगे। ठीक है। अब आते हैं किल्न में। ठीक है, ये भी नाम से क्लियर होगा, किल्न मतलब भट्टी। हिंदी में क्या होता है? भट्टी। अब क्लियर हो गया भट्टी बोलने से। ठीक है। अब इसमें क्या करते होंगे, इसमें करते क्या होंगे, जो टिम्बर है जिसका सीजनिंग करना है, सीजनिंग मतलब क्या होता है, सेप को रिमूव करना, उसको डाल दिए भट्टी में। ठीक है, टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद ये रखना है, 35 से 40 बोला क्या? एक मिनट, सही बोला हूँ, 35 से 40 होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो बॉइलिंग करते हैं वो 3 से 4 घंटे का करते हैं। ठीक। और जो भट्टी में जो डाल रहे हैं वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में डाल रहे हैं। बस दो चीज याद रखना। तो भट्टी में डाल दिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस भी टिम्बर का सीजनिंग करना है किल्न मेथड से, उसको हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। मतलब बंद बर्तन में, क्लोज्ड कंटेनर में उस टिम्बर को रखते हैं और फिर आग ही दे देते हैं। ठीक है, आग दे देते हैं। ठीक है, हीट दे देते हैं। और कितना, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। और फिर वो क्या हो जाता है, से बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद केमिकल। केमिकल में ये भी नाम से क्लियर है क्या? ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आता हो केमिकल क्या चीज होता है। कुछ केमिकल होता होगा, उस केमिकल को डाल देते होंगे टिम्बर में। फिर कैसे रिमूव होगा वो आगे मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं बता रहा हूँ। देखो, होता क्या है, सॉल्ट केमिकल या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में मैं टिम्बर को डुबा देता हूँ और फिर टिम्बर को बाहर निकाल देता हूँ। इस सॉल्ट सॉल्यूशन के कारण होता ये है कि जो इवोपरेशन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो इवोपरेशन रेट बढ़ जाने के कारण सेप रिमूव हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली सेप जो होता है उसको रिमूव होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 6 महीना लग जाता है। ठीक है, देखेंगे अभी, 6 महीना लग जाता है नॉर्मली। बस ऐसी टिम्बर को उठा के रख दिया ना मैं इन्वायरमेंट में, तो 6 महीना लगेगा सेप को रिमूव होने में। लेकिन केमिकल प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में मिला दे रहे हैं अपने टिम्बर को। ठीक है,
और उसके बाद उसको निकाल रहे हैं और इन्वायरमेंट में छोड़ दे रहे हैं। तो इसमें भी वही, कोई खर्चा तो है नहीं, बस सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाना था और निकाल के रख दिए, और फिर वो अपने से क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। बस इवोपरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है ये प्रोसेस करने से। अब देखते हैं नेचुरल प्रोसेस, ये तो और कुछ नहीं है। पहला प्रोसेस एयर, एयर के द्वारा सीजनिंग कैसे करेंगे, हवा के द्वारा। नेचुरल इन्वायरमेंट में बस उसको क्या कर दिया, लट्ठों के फॉर्म में रख दिया, ठीक है ना, ऐसा देखे होगे ना यार। ऐसा देखे ही होगे, लकड़ी रखाया हुआ, ठीक है। ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जो रहता है ना, वो कम से कम 1 फीट का हाइट का रहना चाहिए, 30 सेंटीमीटर हाइट में रहना चाहिए, जमीन में नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और बाकी ऐसा हम लोग रख देते हैं भाई अपने लकड़ी को, बस सूखने छोड़ देते हैं हवा में, 6 महीना लगता है बस सिर्फ, और उसके बाद रिमूव हो जाता है। वाटर की बात करूं, अब ये वाटर से कैसे करते हैं, नदी में, ठीक है, मतलब बहते पानी होना चाहिए, तालाब नहीं, तालाब झील वगैरह नहीं, ठीक है। बहता पानी अपने को मतलब नदी ही, वही एक ऑप्शन है। तो नदी में हम लोग क्या करते हैं, नदी में क्या करते हैं, अपने लकड़ी को समुद्र में मत ले जाना, है ना, समुद्र में मत ले जाना भाई, वो तो वापस नहीं आएगा आपका, देखो। तो बहता पानी में जाके क्या कर देते हैं, अपने लकड़ी को छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक, अब क्या करता है, जो पानी बह रहा है वो लकड़ी के अंदर से पास होगा, मतलब मॉइस्ट तो करेगा ना, वाटर लकड़ी के अंदर तो घुसेगा, और बाहर जब निकलेगा तो अपने साथ साथ सेप को लेते हुए निकलेगा, मतलब सेप रिमूव हो गया, और सेप का प्लेस कौन ले लिया, पानी ले लिया। तो 2 से 4 सप्ताह लगता है इसमें, 2 से 4 वीक तक क्या करते हैं, ये वो वाला वीक लिख दिया क्या है, ठीक है, ठीक है ना। 2 से 4 वीक तक क्या कर देते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं उसको, उससे क्या हो जाता है, सेब बाहर निकल जाता है और सेब का प्लेस ले लेता है वाटर, ठीक है। बस इतना सा था प्रोसेस, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े। तो सीजनिंग खत्म होता है अभी, अब कहाँ आते हैं, सॉविंग में आते हैं। सॉविंग में ड्रेसिंग कर रहे हैं कुल मिला के। ड्रेसिंग मतलब, ड्रेसिंग मतलब जिस शेप में अपने को टिम्बर चाहिए, अभी तो टिम्बर अपने को मिल गया, अब वो टिम्बर का यूज करना है अपने को, उससे फर्नीचर बनाना है, या फिर उससे टेबल, टेबल मतलब फर्नीचर, मतलब कुछ भी चीज बनाना है, ठीक है। उसको काटना पड़ेगा, सॉविंग करना पड़ेगा, तभी तो उसको यूज कर सकते हैं ना हम। ठीक। तो सॉविंग का भी कई सारा मेथड है। सॉविंग मतलब कुल मिला के यार आरी रहता है ना, खच खच काटते रहते हैं, आरी आरी नहीं देख रहा, ये मतलब जब आदमी काटता है तो आरी से काटता है ना, मशीन से भी कट सकता है, ठीक। अब देखो, सॉविंग में बता रहा था, तो सॉविंग के कई तरीके हैं, मेथड ऑफ सॉविंग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ सॉविंग। सॉविंग के कौन कौन से मेथड हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, मैं ही सो जाऊंगा नहीं तो, धीरे धीरे पढ़ाऊँ। देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल सॉल्विंग, रेडियल सॉल्विंग, इधर मैं लिख देता हूँ रेडियल, इधर मैं लिख देता हूँ टेंजेंशियल, तो बीच में क्या लिखूंगा, याद नहीं आ रहा है ना। देखो, ऑर्डिनरी सॉल्विंग होता है, उसको हम ना वो बोलते हैं, अरे बता रहा हूँ, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कैसे लिखते, क्वार्टर सॉल्विंग नहीं जानते, अभी नहीं जानोगे ना भाई, बताया नहीं हो तो कहाँ जानोगे। देखो, ऑर्डिनरी सॉल्विंग, ऑर्डिनरी सॉल्विंग क्या होता है, एकदम ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। मतलब इसमें सबसे कम वेस्ट होता है, वेस्टेज सबसे कम, ठीक है, वेस्टेज सबसे कम, इसलिए इकोनॉमिकल होगा। इसमें कैसे कट करते हैं, देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ना,
कैसे बनाए? अरे टिम्बर स्ट्रक्चर हो गया। इसको काटेंगे कैसे? देखो ऐसे, समझ में आया? ऐसे काट देंगे, उससे होगा क्या, हर एक पार्ट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी सॉल्विंग हो गया, नॉर्मल सॉल्विंग एकदम। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन भी यूज हो गया, सब चीज यूज हो जाता है, कोई वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल भी है। अब देखते हैं क्वार्टर। क्वार्टर, हाँ वही वाला क्वार्टर। ठीक है, एक क्वार्टर। चलो, 1/4। तो क्वार्टर सॉल्विंग क्या होता है? देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो इसमें सॉल्विंग कैसे होता है, ऐसा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? बस समझो कोई काम का नहीं है। क्वार्टर सॉल्विंग क्या होता है, इस प्रकार के सॉल्विंग का यूज कब करते हैं, बस इतना समझ लेना। इस प्रकार के सॉल्विंग का यूज तब करते हैं जब एनुलर रिंग्स होते हैं इनडिस्टिंक्ट। समझ में आया क्या? एनुलर रिंग अभी बताया ना, एनुलर रिंग, जब एनुलर रिंग इनडिस्टिंक्ट होते हैं, इनडिस्टिंक्ट, जब एनुलर रिंग इनडिस्टिंक्ट होते हैं मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कैसे टाइप का बताऊं, एनुलर रिंग जैसे कि ऐसा ऐसा एनुलर रिंग था, ये तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनडिस्टिंक्ट जब रहेगा तो ये एनुलर रिंग दिख रहा है ना? बस यही है और कुछ नहीं। अब उसके बाद टेंजेंशियल सॉल्विंग देखते हैं। सबसे घटिया स्ट्रेंथ इसमें रहता है, स्ट्रेंथ सबसे लेस इस प्रकार के सॉल्विंग में। बस यही है। अब ये टेंजेंशियल सॉल्विंग कैसे होता है, ये टिम्बर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। ठीक है, ये होता है टेंजेंशियल सॉल्विंग। रेडियल सॉल्विंग क्या होता है, नाम से क्लियर है, रेडियल डायरेक्शन में काटते हैं रेडियल सॉल्विंग। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, सबसे ज्यादा वेस्टेज भी होता है ना इसमें, वेस्टेज सबसे ज्यादा। लेकिन जो विजिबिलिटी रहती है, मतलब अपीयरेंस भी सबसे अच्छा होता है। अपीयरेंस जो होता है वो अच्छा होता है, गुड लुक्स होता है। ठीक है, अपीयरेंस अच्छा होता है, आपको अच्छा दिखता है। ठीक है, वेस्टेज सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, सब ज्यादा। ठीक है, अब ये कैसे काटते हैं इसको देखते हैं, रेडियल सॉल्विंग। रेडियल सॉल्विंग, देखो रेडियल सॉल्विंग ना, ये है, समझ रहे? रेडियल डायरेक्शन में काटते हैं, ऐसा काटते हैं। आगे समझ, नहीं समझ में आया तो भी, बस यार काटने का तरीका है, उसमें क्या समझोगे, समझ नहीं आया मेरे को। ठीक, इसमें ना पूछता क्या है, सबसे अच्छा कट कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें मिलता है, रेडियल। सबसे कम किसमें मिलता है, टेंजेंशियल। बात यही खत्म होता है। लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है, वेस्टेज सबसे कम इसमें होता है, ये सबसे इकोनॉमिकल है। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, क्वार्टर कट होता है। क्वार्टर 1/4 कट कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, कब करते हैं, जब इनडिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स होते हैं तब ये वाला कट लिया जाता है। लेकिन जब टेंजेंशियल सॉल्विंग लेते हैं तो स्ट्रेंथ सबसे कम मिलता है। ठीक है, और रेडियल सॉल्विंग लेते हैं तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलता है। सॉल्विंग खत्म हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन में आते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब अब टिम्बर को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाना है तो अपन कुछ मेथड है हमारे पास जिससे अपने टिम्बर की एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन करते कैसे हैं? कैसे करते हैं, देखो प्रिजर्वेशन टेक्निक हेडिंग डाल लेना, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन या फिर टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्वेशन जो डालना चाहो। तो सबसे पहले आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है,
क्या कर देते हैं अपन, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट बचाता किससे है? बस लिखते जाना एक एक लाइन में, व्हाइट एंड, ठीक है, प्रिजर्वेशन अगेंस्ट व्हाइट एंड, ठीक है। ये हो गया आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, पूरा लिखना आप लोग, आर्सेनिक और ये कॉपर, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट व्हाइट एंड से प्रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट्स अगेंस्ट व्हाइट एंड। उसके बाद कोल टार, COALTAR, कोल टार ट्रीटमेंट या फिर कोल टार से क्या प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, फायर रेजिस्टेंस प्रदान करता है। और कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्रियोसोट ऑयल, क्रियोसोट ऑयल वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर, क्रियोसोट हो गया। ऑयल ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑयल ट्रीटमेंट या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, ऑयल ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, ऑयल पेंट, ठीक है, ऑयल पेंट एक ही मतलब है, ऑयल पेंट, ऑयल पेंट ये भी वही रेजिस्टेंस या फिर प्रिजर्वेशन अगेंस्ट मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रिजर्वेशन, वाटर के अगेंस्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये भी ऑयल पेंट भी वही काम करता है। फिर सेलिग्नम पेंट, स्पेलिंग क्या होता है, एस, सेलिग्नम पेंट, ठीक है, सोलिग्नम पेंट में क्या हो जाता है आपका, ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, व्हाइट एंड्स के अगेंस्ट, ठीक है, आर्सेनिक कॉपर व्हाइट एंड, सोलिग्नम पेंट व्हाइट एंड। एक बच जाता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सॉल्ट ट्रीटमेंट, और बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो जल्दी से, आर्सेनिक कॉपर व्हाइट एंड के अगेंस्ट, कोल टार जो होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर हो गया, क्रियोसोट ऑयल जो वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ऑयल पेंट भी वाटर के अगेंस्ट मॉइस्चर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सोलिग्नम पेंट की बात करें तो व्हाइट एंड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये भी व्हाइट एंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं बोल क्या रहा हूँ, सॉल्ट ट्रीटमेंट, केमिकल सॉल्ट, केमिकल सॉल्ट, ठीक है, केमिकल सॉल्ट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, केमिकल सॉल्ट का यूज करते हैं और उसके बाद वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो भी वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, केमिकल सॉल्ट भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर। केमिकल सॉल्ट का नाम लिख लेना, कुछ केमिकल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उसके नाम लिख लेना, जैसे कि आपके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड, चौक लगा रहा हूँ, लिखो, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सोडियम फ्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मरकरी, मरकरी क्लोराइड, ठीक है, और जिंक, जिंक क्लोराइड, बस, जिंक क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, बस। तो ये सब की हेल्प से हम लोग प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, हो गया। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है टिम्बर में,
टाइम हो गया है क्या? बहुत ज्यादा हो गया यार। चलो ठीक है, छोटा सा टॉपिक बचा है उसको कल ही पढ़ते हैं। ठीक। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, समझ में आया ही होगा। थैंक यू।